आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर अचीव करो। मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करूँगा, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मेरे से पढ़ते हैं चाहे वो नहीं पढ़ते, और मैं सबके लिए मेरी तरफ से आप सबको गुड विशेस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपको अपनी प्रेपरेशन को, आपकी जो तैयारी है उसको किस तरह से प्लान करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स उसमें से अचीव कर पाएँ। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए हमें, और लास्ट में स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब इम्पॉर्टेंट बातों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेपरेशन को किस तरह से प्लान करना चाहिए, तो मैंने थोड़े से एफर्ट्स किए हैं आपके लिए। मैंने आपका जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसको अच्छे से देखा है, परखा है, और उसमें से मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के केस स्टडी सभी को चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। कोई भी और सैम्पल पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ऑफिशियल सैम्पल पेपर की बात कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि किस चैप्टर में से हमें किस तरह से प्रेपरेशन जो है वो करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज, कौन से क्वेश्चंस पर हमें ज़्यादा फोकस रहना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएँ। अब साथ में एक बात आपको और कहना चाहूँगा। देखो, मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आप सिर्फ ये कर जाओ, आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे, आप सिर्फ मेरे वाले क्वेश्चंस कर जाओ, आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे, तो ये सब कुछ मतलब कि बेबुनियाद बातें हैं। क्योंकि देखो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपको ये बोले कि आप ये क्वेश्चन कर जाओ, आपके 90% श्योर हैं। वो जस्ट आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ व्यूज़ के लिए, बट हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। देखो, सीबीएसई का जो अब लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसमें गेस लगाना बहुत मुश्किल है। देखो, इससे पहले आप ये मान के चलो, कोविड से पहले जो सीबीएसई का पैटर्न था उसमें क्या था कि यूनिट वाइज वेटेज ना होके चैप्टर वाइज वेटेज थी, कि 3D में से इतना पेपर आएगा, वेक्टर्स में से इतना आएगा, मैट्रिसेस में से इतना आएगा, डिटर्मिनेंट में से इतना आएगा। तो वहाँ पर मुझे भी गैस लगाना थोड़ा सा इजी रहता है कि बच्चों ये क्वेश्चन कर जाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि क्वेश्चन भी तब ऐसे होते थे, 1 मार्क के बहुत थोड़े क्वेश्चन होते थे, 2, 3, 4, 6 ये सभी होते थे। तो गैस लगाना मेरे लिए, किसी भी टीचर के लिए थोड़ा सा आसान रहता था। बट अब जिस तरह से सीबीएसई का पैटर्न है, उन्होंने जो वेटेज है वो यूनिट वाइज कर दी है। अब यूनिट में एक चैप्टर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो किस चैप्टर में से कितना पेपर आएगा ये कोई भी गैस नहीं लगा सकता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमें इस तरह से किसी की बातों में नहीं आना। तो सारी नेगेटिविटी को छोड़ के एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई का ये ऑफिशियल मतलब कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिट वाइज है ये। यूनिट 1 में आपको पता है 2 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, रिलेशन फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से आपको 8 मार्क्स का पेपर आएगा। यूनिट 2, 3 एंड 4, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 10 मार्क्स का पेपर आएगा। ये बहुत अच्छा यूनिट है, ये बहुत ईजी यूनिट है। यूनिट 3 सबसे बड़ा है, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 35 मार्क्स का ये यूनिट है, काफ़ी बड़ा यूनिट है, और बहुत से बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है, बट इसको हम प्लान करेंगे। यूनिट 4, 10th और 11th, तो ये यूनिट काफ़ी इजी है। अब इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि 3D में काफ़ी कुछ सिलेबस सीबीएसई ने कम कर दिया है। तो वेक्टर्स और 3D, तो इसमें से 14 मार्क्स का पेपर आएगा। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर हम प्रैक्टिकल वे से देखें, मतलब कि इसमें से 14 मार्क्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो चैप्टर जो हमारा यूनिट 5 है बहुत छोटा है, इसमें एक ही चैप्टर है एलपीपी, इसको भी सीबीएसई ने काफ़ी छोटा कर दिया, तो 5 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। यूनिट 6 लास्ट है, प्रोबेबिलिटी, इसमें से आपको 8 मार्क्स का पेपर आएगा। अब ये तो आप सभी को पता ही है, ये आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से देख भी सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे हम ये सोचेंगे, देखो आपके 6 यूनिट्स हैं, तो मैंने कुछ सोचा है आपके लिए कि हमें किस तरह, देखो मुझे नहीं पता किस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ आज आपका पहला दिन है और आपको क्या मतलब की प्रेपरेशन कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो, ये यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट डे है आपका।
सबसे पहले दिन आप यूनिट 2 को तैयार करोगे। क्यों तैयार करना है इसको? क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट यूनिट है। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली नहीं, वैसे मैंने जो बात नोट की है ना कि इसने सीबीएसई ने इसमें बोला है कि 10 मार्क्स का पेपर आएगा, और अगर आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर भी देखोगे उसमें एग्जैक्टली 10 मार्क्स का पेपर है। तो मैं चाहता हूं, देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इजी जो आता है उसको ना वो इग्नोर करते हैं और टफ की तरफ चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि देखो मेरी सोच ये है कि अगर ये यूनिट इजी है तो हमें ये टारगेट करना चाहिए कि इसके 10 मार्क्स में से हमारे 10 ही आने चाहिए, इसमें से 1 मार्क भी आपका कट नहीं होना चाहिए। तो ये 10 मार्क्स का यूनिट है, अच्छा मतलब कि यूनिट है। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट दोनों टॉपिक्स बहुत इजी हैं। अब इसमें से अगर हम क्वेश्चंस देखें तो इसमें से मैट्रिक्स से, अगर आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन मैट्रिसेस में से पूछे गए हैं और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स में से पूछे गए हैं। टोटल हो गए 5 मार्क्स। और एक क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा ऑलमोस्ट 99% श्योर है, एक्सरसाइज 4.6 का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स भी बताई हैं कि कंसंट्रेट मोर ऑन फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें से ना मोस्टली देखो ये नहीं है कि इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे। मेरे अकॉर्डिंग 1 मार्क के सीबीएसई ने डाले हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन भी कोई डिटर्मिनेंट का या मैट्रिसेस का आ सकता है। बट जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी फॉर्मूला बेस्ड एंड डेफिनेशन बेस्ड होंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मैट्रिसेस की कोई भी डेफिनेशन, कोई भी फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मतलब कि जो भी है डेफिनेशन, उसको छोड़ना मत। डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक है शायद 4.3 में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, माइनस को फैक्टर, बिल्कुल मत छोड़ना। छोटे छोटे टॉपिक है, हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत ध्यान से करना, बारीक बारीक चीज़ अच्छे से करना, ताकि हम इस जो 5 मार्क्स है ना इसमें से वो हम अच्छे से अचीव कर पाएँ। उसके बाद मैंने लिखा है एक्सरसाइज 4.6 प्रिपेयर वेल। जो एक्सरसाइज 4.6 है उसको आपने बहुत ध्यान से करना है। कोशिश करना कि जितने डिफरेंट क्वेश्चंस आप उसके कर सकते हो आप कर लेना। मुझे काफ़ी श्योरिटी है, 99% श्योरिटी, अगर आप इस तरह से करोगे आपके 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स ही आने चाहिए। अब देखो यूनिट 2 के बाद जो आपको नेक्स्ट यूनिट प्रिपेयर करना है वो है यूनिट 1। इसमें से आपको 8 मार्क्स का पेपर सीबीएसई ने लिखा है और एग्जैक्टली 8 मार्क्स का पेपर उसने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर में डाला है। अब ये यूनिट क्यों करना है, यूनिट 1 क्यों करना है इसके बाद? ये यूनिट बहुत छोटा है। रिलेशंस एंड फंक्शन ऑलमोस्ट सीबीएसई ने सारा रिमूव कर दिया है, सिर्फ 1.1 है और 1.2 है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले ही बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन रीजनिंग असर्शन में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ सकता है। और यहाँ पर मैं लिखा है 1 में बी, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आ सकता है या रिलेशन फंक्शंस में से आ सकता है। और 5 मार्क का क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस के साथ, इंटरनल चॉइस मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक करना होगा, वो दोनों रिलेशन फंक्शन में से आ सकते हैं। तो यही इस चैप्टर में से क्वेश्चन पॉसिबल हैं, तो बाकी सब मैंने खाली छोड़ा है। तो यहाँ पर मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या बताया कि आप मेनली 1.1 और 1.2 देखो। मैं आपको इस यूनिट के लिए यही कहूँगा कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी का 1.1 1.2 विद एग्जाम्पल्स कर लेते हो वो मोर देन सफिशिएंट है। चैप्टर 2 तो आपको करना ही करना है, मतलब वो चैप्टर पहले ही बहुत छोटा है, जस्ट उसका बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ कर लेना, ग्राफ वगैरह कर लेना। बट यहाँ पर अगर आप 1.1 और 1.2 विद पूरी एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स कर लेते हो तो आपको मतलब कि 5 मार्क का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा आपका। अगर आपका 5 मार्क का निकल गया समझ लो हमने अपना काम तो कर ही लिया। 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन भी वहीं से 1:1 में से या इक्विवेलेंस रिलेशन में से आ सकता है। तो इस तरह से हम इस यूनिट को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 1 के बाद जो आपको नेक्स्ट यूनिट प्रिपेयर करना है वो यूनिट 3 नहीं है, वो यूनिट 4 है। इसमें से आपको देखो यूनिट छोटा सा है बट इसमें से पेपर बहुत ज़्यादा आने वाला आपको 14 मार्क्स का। चैप्टर हैं वेक्टर्स और 3D। अब बहुत से बच्चे इससे डरते हैं बट मेरे अकॉर्डिंग सीबीएसई वाले बच्चों को इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3D में प्लेन्स है ही नहीं है, सिर्फ आपको एक ही एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइंस वाली। ठीक है, तो वेक्टर में मैं आपको यही कहूँगा, देखो यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन, मतलब देखो 1 मार्क के 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स यहाँ पर हो गए 7, 5 to 7 9 और यहाँ पर 5 14, तो 14 मार्क्स का एग्जैक्टली पेपर आपको आया हुआ है।
तो अगर मैं यहाँ पर देखो, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने मतलब कि स्टडी की है, मेरे अकॉर्डिंग आपको वेक्टर्स में से ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। मतलब 3 मार्क के 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आपको आएंगे ही। तो आप क्या करो वेक्टर्स में से, जैसे डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से कर लो, क्रॉस को अच्छे से कर लो, उनके सब आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जस्ट बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कुछ भी ऐसा आ सकता है, ठीक है। बेसिक को बहुत ध्यान से करना है, हमें लिखा भी हुआ है, कंसंट्रेट मोर ऑन बेसिक्स ऑफ वेक्टर डॉट एंड क्रॉस फॉर 1 and 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अब 3D के लिए आपको क्या करना है, 3D के लिए सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइंस करनी है। तो स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी है, उसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, एंगल बिटवीन टू लाइंस के। उसमें से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन विद इंटरनल ऑप्शन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों मतलब कि दोनों 3D में से ही आएंगे, 99% चांसेस हैं। बट मैं यहाँ पर आपको एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको पहले NCERT फुल करनी है, अच्छे से आपके बेसिक क्लियर करने हैं। आपको पता ही है कि आप मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपको 3D अच्छे से करनी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट 3D की स्ट्रेट लाइन की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो। उसके बाद आप क्या करना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। अगर आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो उन्होंने कहानी बना के आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखोगे। तो अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे, मतलब यहाँ पर देखो सोचने वाली बात है, जस्ट स्ट्रेट लाइन एक एक्सरसाइज हमें ध्यान से करनी है, और वेक्टर्स में हमें डॉट और क्रॉस करना है। आप 14 मार्क्स का पेपर यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ये जस्ट यहाँ से हम 14 मार्क्स का पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि यहाँ से केस स्टडी पॉसिबल नहीं है वैसे, ठीक है। 5 मार्क का डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ये आपके दूसरे हैं, 1 मार्क के भी आ सकते हैं, आपको 2 मार्क के भी आ सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से चैप्टर को जो है वो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बात मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप यूनिट 5 भी उठा सकते हो, आप यूनिट 6 भी उठा सकते हो। तो पहले यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। इसमें से आपको 5 मार्क का पेपर आएगा, एक 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जस्ट आपने 12.1 देखो, अगर मैं आपको सीधे से बताना चाहूँ, जस्ट LPP का कोई खास बेसिक भी नहीं है, आपको जस्ट शेडिंग वगैरह करनी अच्छे से आनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा 12.1 में से, उनके शेडिंग, फिजिबल रीजन जो भी होता है, मतलब कि कॉर्नर पॉइंट से, ये सब आपको बेसिक जो हैं आपके क्लियर होने चाहिए। इससे आपके 5 मार्क का पूरा पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट आपको यूनिट प्रिपेयर करना है वो है यूनिट 6। इसमें से आपको 8 मार्क्स का पेपर आएगा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में एक अच्छी बात ये है कि प्रोबेबिलिटी में मैं आपको एक क्वेश्चन श्योरली बता सकता हूँ, वो बेस थ्योरम में से आएगा। और वो कौन सा आएगा, केस स्टडी का। वो केस स्टडी के क्वेश्चंस नॉर्मली बच्चों को थोड़ा सा मतलब कि वो उनको लगता है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया कि किन क्वेश्चंस में बेस थ्योरम लगेगी, किन क्वेश्चन में थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप 13.3 का बेसिक पार्ट देख सकते हो। इसमें से एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इंटरनल ऑप्शन उसमें आएगी, एक 1 मार्क का क्वेश्चन। तो यहाँ से आप 8 मार्क्स का पेपर निकाल सकते हो। तो मैं आपको अगर कहूँ तो स्टार्टिंग में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये 3 टॉपिक कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका यहाँ से 4 मार्क्स का पेपर निकल सकता है। और अगर आप बेस थ्योरम विद उसके साथ ही कर लेते हो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कर लेते हो, तो आप वहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है केस स्टडी में वो कवर कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो केस स्टडी सबसे इजी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी में से होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और वैसे यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। वो 3 मार्क का क्वेश्चन वो यहाँ से आ सकता है। 3 मार्क का क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आ सकता है, वो 13.4 है। बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन सभी वीडियोस का आपका जो, अगर आपको क्लियर नहीं है तो बेसिक पार्ट जस्ट आप देख लेना। इन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है, इन सभी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो, अगर आपने वो बाकी सारे यूनिट्स कर लिए तो मेरे अकॉर्डिंग आप 50% से ज़्यादा पेपर कर चुके हो। आउट ऑफ 80 में से आपने 45 मार्क्स का पेपर जो है वो कर लिया। बाकी कितना रह गया, 35 मार्क्स का, जो है यूनिट 3, 35 मार्क्स। तो मैं आपको यही कहूँगा, ये जो 45 मार्क्स है ना, इसको आप जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपेयर करने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि आप 35 to 45 की रेंज में इसमें से नंबर जो है वो, मतलब कि मैं जर्नल बात कर रहा हूँ, वैसे तो आपको पूरे फुल मार्क्स ही लेने चाहिए, पर मैं जर्नली बात कर रहा हूँ कि इसको इतनी अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपके इस रेंज में मार्क्स आने चाहिए, 35 to 45।
डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से पढ़ते हो। अगर आप इस रेंज में मार्क्स जो है वो स्कोर कर लोगे तो 35 में से भी हम मतलब कि कुछ ना कुछ मार्क्स लाके अपने जो हैं मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब इस यूनिट की बात करते हैं। इस यूनिट से मोस्टली बच्चे जो हैं वो घबराते हैं, बट यहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको बताने की। अगर आप देखो तो चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, इसमें से कोई भी खास क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा देखो, डेरिवेटिव आपको सारा बेसिक आना चाहिए। 5.2 से स्टार्ट हो जाता है। 5.3 में ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसमें वेरिएबल की बात, वेरिएबल वाले क्वेश्चन हैं, डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन हैं। इन सब के आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए और थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मतलब मैं आपको यही कहूँगा कि एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशियंट है अगर आप डेरिवेटिव सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्व कर लेते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट भी है। अब आज की डेट में आपको यही कहूँगा कि सीबीएसई ने इसके 2 एक्सरसाइजेज सीधा रिमूव कर दिए हैं। 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, 6.4 में अपना वो है अप्रॉक्सीमेशन। तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें से 2 केस स्टडी हैं आपके ऑफिशियल सैम्पल पेपर में। एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, दूसरा है मैक्सिमम मिनिमा की। तो यहाँ मैंने लिखा है कंसंट्रेट मोर ऑन मैक्सिमम मिनिमा। तो अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने जाओगे तो मैं आपको यही करूँगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जस्ट बेसिक कर लेना कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होता है, कहाँ पर डिक्रीजिंग होता है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। वहाँ से आप केस स्टडी से क्वेश्चन निकाल सकते हो 4 मार्क्स का। और यहाँ मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा मतलब कि अगर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ ना, मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो बहुत मुश्किल है, बट जो आपकी केस स्टडी है ना वो बहुत, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग वो एनसीईआरटी से इजी आती है। जस्ट उसमें कहानी होती है, बच्चे बस कई बार उसमें उलझ जाते हैं कि कहानी में पूछा क्या गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो यहाँ से आप 4 यहाँ से 8 यहाँ से 1 यहाँ और 2, 10 मार्क्स का पेपर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से निकाल सकते हो। 10 और 14 हो गए एक्चुअली, 14 मार्क्स का पेपर आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं। अब यहां पर ना इंटीग्रेशन बहुत बड़ी है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप 7.456 कर लेते हो और 7.11 जो लास्ट प्रॉपर्टी वाली है, तो आपके ये तीनों क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये 9 मार्क्स का पेपर है, ये तो निकल ही जाएगा, ये भी निकल जाएगा। करना सारा चैप्टर ही होता है हमें, बट अगर आप ज़्यादा फोकस कहां पर रखना है हमें, 7.4, 7.5, 7.6। एक तो क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट श्योर है कि 1 अपॉन समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ है। तीसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है अपना जो है 7.11 में से प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन। तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज के नेम मैंने मेंशन किए हैं एनसीईआरटी में, इसको आप ध्यान से देखना। फॉर्मूलाज तो आपको करना ही है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल में पूछा गया है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी सीबीएसई ने काफ़ी बड़ा कट लगाया है। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग उसमें से सर्कल विद लाइन, पैराबोला विद लाइन, एलिप्स विद लाइन के क्वेश्चंस कर लेते हो तो 99% चांस है कि इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और एक क्वेश्चन है उसमें कि तीनों ही लाइंस मिलके ट्रायंगल बनाती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ऑलमोस्ट आपका 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से कवर हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पेपर कुछ खास नहीं है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 5 मार्क का पेपर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको होमोजीनियस और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। वो वहाँ से ये 3 मार्क का जो क्वेश्चन है ना, ये वहीं से आएगा, ऑलमोस्ट श्योर है 99%। और जो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है, ये आपको एक क्वेश्चन तो शायद मेरे अकॉर्डिंग डिग्री या ऑर्डर वाला ही आएगा। बाकी कई बार वो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको वो क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ लेते हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है। तो अगर आप सिर्फ होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हो, तीसरी टाइप है वेरिएबल सेपरेशन, वो तो बहुत ईजी है। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो वो बहुत ईजी है। तो वहाँ से आप 35 मार्क्स का पेपर की जो है वो 5 मार्क का पेपर यहाँ से निकाल सकते हो। तो कुल मिला के ये भी जो है ये 35 मार्क्स का है। तो अगर आप इसमें से भी इस रेंज में मार्क्स लेने की कोशिश करो
तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो ये मेरे कुछ एफर्ट्स थे आपके लिए कि पेपर को हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। पहले यूनिट 2 कर लो, फिर यूनिट 1, फिर यूनिट 4, 5 और 6 में से कोई भी कर सकते हो, लास्ट में ये यूनिट करना। और इसमें से मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताने की कोशिश की है जहाँ पर आपने ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें ये वाली करनी है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हो। बाकी ये सब कुछ अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से पूरा साल पढ़े हो। अब जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट और पेपर को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देखो, जो नेक्स्ट बात मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ कि पेपर को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत से बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि सर हमें पेपर को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चंस को। तो मैं उनको हमेशा आंसर करता हूँ कि इसका आंसर आपको खुद को पता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स चेक किए हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मतलब सीबीएसई के नहीं चेक किए, बट मैंने अपने जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ के जो स्टेट बोर्ड होता है वहाँ के मैंने पेपर चेक किए हैं। तो आपको इतना तो पता होगा कि आप जो पेपर में सबसे पहले ओएमआर शीट होती है आप उसको फिल करते हो, तो जब भी पेपर चेक होने जाते हैं तो उसको ना ऊपर से वो कट कर देते हैं। मतलब हमें ये पता नहीं रहता, मान लो मैं सीबीएसई का मुझे सीबीएसई के पेपर चेक करने हैं, अब मुझे नहीं पता कि मुझे किस स्टेट के पेपर आए हुए हैं। अगर मैं चेक कर रहा हूँ ना तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता रहता कि मैं किस स्टेट के पेपर चेक कर रहा हूँ। अब देखो, अब आपके सामने मैं आपको एग्जाम्पल रखने वाला हूँ। अब आप इस बात का आंसर खुद करना। ये एक स्टूडेंट ए है, ये एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। अब ये शीट 1 शीट 2 मैंने वैसे ही लिखा आपको समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। अब इस बच्चे ने ना सबसे पहले, अगर आप ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखोगे ना तो उसमें कुछ ऐसा होता है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन 1, ये आपको ऑफिशियल सैम्पल पेपर है सीबीएसई का, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ, 34, 35, ये सेक्शन ई का 36 है, ठीक है। मतलब ऐसे होता है। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका, लास्ट क्वेश्चन है 38, ठीक। तो इस बच्चे ने सबसे पहले शीट पर 38th क्वेश्चन किया, पूरा सॉल्व किया उसने, ठीक है। सेकंड शीट पर उसने 20th क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर 25th क्वेश्चन को, फिर 29th क्वेश्चन को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान से सोचना। दूसरा स्टूडेंट है जिसने पहली शीट को खाली छोड़ दिया क्योंकि वो सीरियल वाइज कर रहा है, उसको पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, पांचवा नहीं आता, उसने छठा क्वेश्चन यहाँ पर शुरू किया। ये 2 शीट्स खाली छोड़ दी कि अगर मुझे आता होगा तो बाद में कर दूंगा, मान लो वो खाली रह गई। तो अब इन 5 शीटों में से आप मेरे को बताओ, आप इसको नहीं जानते, आप इसको नहीं जानते, आपको किसका पेपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है इसका। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर मुझे नहीं पता, देखो क्लास में बच्चों को जानता हूँ कि ये होशियार है, ये ठीक ठीक बच्चा है, और ये एवरेज बच्चा है, या ये नालायक बच्चा है, मतलब इसको इतना मैथ्स नहीं आता। अब जब मेरे पास रैंडमली कोई पेपर आ गया तो मुझे कुछ नहीं उस बच्चे के बारे में पता, तो अब मैं उसकी शीट जब वो अटैम्प्ट कर रहा है, जब मैं चेक कर रहा हूँ उसको, शीट 1 चेक की, 2 चेक की, 3 चेक की, तो मुझे यहाँ तक आके आइडिया लग गया कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। तो मैं क्या, अब इंटेलिजेंट होने से मतलब ये है कि मेरे दिमाग में ना कोई बात बैठ जाती है कि वो इंटेलिजेंट है, तो मैं छोटी मोटी गलतियाँ, उसकी मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड कर सकता हूँ। वैसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। अब यहाँ पर जब मैं शीट खोलूँगा वो खाली है, दूसरी भी खाली है, तीसरी में कुछ क्वेश्चंस किए हैं, फिर चौथी खाली है। तो यहाँ तक आते आते मुझे ये अंदाज़ा लग गया इसका कि ये बच्चा ठीक ठाक सही है, एवरेज सा लग रहा है। तो कई बार क्या होता है कि पेपर में उसका ज़्यादा अच्छे से चेक करने लग जाता हूँ कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं रहेगी। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप पेपर को, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, तो आपका पेपर जब आप करते हो तो एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। तो वो अच्छा कैसे जाएगा, तो आपने सबसे पहले आपने वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद आपका देखो सीरियल वाइज, देखो अगर आपने सिर्फ ये डाल दिया क्वेश्चन नंबर 38 और आपका सोल्यूशन कर दो, बस कोई सेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन से सेक्शन का। देखो आप ये देखो, ये सेक्शन ई का 36 क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 36 लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता है कि वो सेक्शन ई का क्वेश्चन है। तो इस तरह से पेपर जब भी अटैम्प्ट करो तो वो क्वेश्चन पहले आपने अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, ताकि आपका एग्जामिनर पर जो इम्प्रेशन है वो अच्छे से, मतलब अच्छा जाए और आपके मार्क्स मतलब कि बिना बात के कट ना हो पाए। आई होप ये आप समझ पाए हो, आपको मैं आंसर आपका अच्छे से दे पाया हूँ कि पेपर को हमें अटैम्प्ट कैसे करना है। अब लास्ट में है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट ना आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे
तो आप पेपर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब आप पेपर में बैठे हो, मान लो आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर गए और शुरू के जो 15-20 मिनट होते हैं ना, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। मतलब वहाँ अगर आप कभी भी नोट करना, आपकी हार्ट बीट बड़ी फास्ट होगी, मतलब आपको बड़ी घबराहट सी रहती है मन मन के अंदर कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, मतलब हमारे अंदर बहुत से थॉट्स चल रहे होते हैं। तो ये शुरू के अगर 15-20 मिनट हमारे अच्छे निकल जाएं, उसके बाद बाकी का जो टाइम रह जाता है तो वो आराम से निकल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, जब भी आपको एग्ज़ाम में पेपर मिलता है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको पेपर को बहुत थॉरोली पढ़ना चाहिए। देखो, ऊपर से ब्रीफिंग ब्रीफिंग मतलब जल्दी जल्दी से पढ़ना चाहिए। और अगर आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ा ना, तो आपको देखो 38 क्वेश्चन है आपको मैथ्स में, तो आपको कम से कम 14-15 क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे जिनको आप अच्छे से जानते हो, जिनको आपको देखते ही लगेगा कि यार ये तो मैं कर दूंगा। तो पहले ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के उनको टिक लगा लो कि पहले हमें यही करने हैं। ठीक है, मान लो मुझे 38 क्वेश्चन आता है, श्योर है। 25th क्वेश्चन आता है, 23rd आता है, 29 आता है, 34 आता है, 31 आता है। तो ये क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट श्योर है कि मुझे ये आते हैं, तो मुझे और कहीं पर भी ध्यान नहीं देना। जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है, अपनी पर्टिकुलर्स वगैरह फिल करके मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो शुरू के 15-20 मिनट जब आपकी हार्ट बीट फास्ट है, आपके मन में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, तो आपके ये 3-4 जब क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी 3-4 शीट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी, उसके बाद आप थोड़ा सा नॉर्मल होना स्टार्ट होगा कि यस मुझे कुछ आता है, मैंने पेपर में कुछ लिखा है। देखो, प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक प्लेयर जो एक बॉल पे चौका छक्का मार सकता है, मतलब इतनी उसकी कैपेसिटी है, कई बार प्रेशर होने की वजह से, जैसे बोलते हैं ना कि फाइनल का प्रेशर था, उससे वो एक रन नहीं बन पाता, तो वही आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपने स्टार्टिंग से वही क्वेश्चन पिक कर लिए, जैसे नॉर्मली आपने स्टार्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन से, लो जी वो आता ही नहीं, सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता, फिफ्थ क्वेश्चन बीच बीच थोड़ा थोड़ा आता है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो क्रूशियल टाइम है ना स्टार्टिंग का, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको आपकी वो हार्ट बीट वो फास्ट होती जाएगी, यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा पहला घंटा निकल गया और मुझे मुश्किल से मैंने 1 या 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो वो आपके मन में बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग डालेगा। तो वो आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर मेरी एडवाइस सुनो तो जस्ट पेपर को जल्दी जल्दी से ऊपर ऊपर से देखो। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है यार, ये तो सीधा मतलब कि वो वाला फॉर्मूला बेस्ड है, मैं इसको कर दूंगा, इसमें टिक लगा ली, मैं ये कर दूंगा। ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे और कहीं नहीं देखना, ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये नहीं मुझे आते, मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला वेक्टर वाला। ठीक है, और इसके बाद मुझे ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये मुझे आता है, ये मुझे पता है, ये रफ स्केच वाला क्वेश्चन मुझे आता है, ये रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन भी मुझे आता है। ठीक है, जस्ट देखो केस स्टडी तो अभी सी बात है, केस स्टडी ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पहले पढ़ी होगी और वही केस स्टडी आ जाएगी, तो बहुत रेयर चांस है। तो ऐसे क्वेश्चन जो मैंने केस स्टडी से पहले टिक कर लिए हैं, तो मैं उनको पहले कर लूँगा। पहले के जो 15-20 मिनट है ना, मैं उनमें ये वाले क्वेश्चन करूँगा, तब तक मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी, मैं भी नॉर्मल हो जाऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जो क्वेश्चन पहले आते हैं, कोशिश करना कि जो 2, 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन है वहां से शुरू करना आप। कि कोई भी 2 मार्क का क्वेश्चन जो आपको आता है, कोई भी 3 मार्क का क्वेश्चन जो आपको आता है, कोई भी 5 मार्क का जो क्वेश्चन आपको आता है, पहले वो कर लेना। उसके बाद जब आपके वो क्वेश्चन हो जाएं, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपको लगता है कि 50-50 चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। और लास्ट में आप MCQ ट्राई करना। आपने जो MCQ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है वो तो आप कर ही सकते हो, बट अगर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा तो ऐसे MCQs के लिए आप लास्ट में टाइम रखना कि हमें लास्ट में अटैम्प्ट करना है। अगर आप इस तरह से करोगे, अगर शुरू के अगर आप 15-20 मिनट आसानी से निकाल दोगे, मतलब थोड़ा सा अच्छे पॉजिटिव मन से निकाल दोगे, तो आपका पूरा पेपर अच्छा जाएगा। बाकी मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि ये आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंस मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है लाइफ की आपकी। बट मैं आपको ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि लाइफ की सिर्फ यही इंपॉर्टेंट स्टेज नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट स्टेज आपके आगे आएंगी। तो आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आपने देखो जिसने जितनी मेहनत की है उसको उसके अकॉर्डिंग ही मतलब कि जो भी है फ्रूट मिलेगा। तो आपने किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना।
पॉजिटिव मन से जाना है, अच्छे मन से जाना है। जितना आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है। फिर से बोल रहा हूँ, लाइफ का इम्पॉर्टेंट ये लाइफ की आपकी इंपॉर्टेंट स्टेज है, बट सिर्फ यही स्टेज नहीं है, आप आगे जाके और भी बहुत सारी आएंगी। तो अपने एक मन में पॉजिटिविटी से जाना है। जिस अकॉर्डिंग आपने तैयारी की होगी उस अकॉर्डिंग आपके नंबर आ जाएंगे। तो बिना बात के स्ट्रेस लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा। तो लास्ट में एक और बात रह गई है, वैसे मेरा पता नहीं क्यों वीडियो में बार बार बोलने को मन कर रहा है कि आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमेशा पॉजिटिविटी से, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से अपने प्रेपरेशन को करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है, पर स्ट्रेस की वजह से वो पेपर में इतना अच्छे से कर नहीं पाते। तो अपने स्ट्रेस को बिल्कुल साइड पे रख देना है, फ्री मन से, पॉजिटिव मन से जाना है। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरी ओर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर अचीव करो। मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करूँगा, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मेरे से पढ़ते हैं चाहे वो नहीं पढ़ते, और मैं सबके लिए मेरी तरफ से आप सबको गुड विशेस कि आपका पेपर जो है सिर्फ मैथ्स का नहीं, आपके जितने भी पेपर्स हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट्स रखे हैं, वो सब पेपर आपके बहुत अच्छे हों।